हेलो एवरीवन। देखिएगा आज अपन नए यूनिट के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स करने वाला है इस लेक्चर इस यूनिट के अंदर। तो आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए अपन 4 पार्ट में करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद में अपन बात करेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैल्वेनिक सेल 2। थर्ड नंबर पार्ट पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये तीनों पोर्शन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा पूरा का पूरा। ये तीनों पोर्शन जो रहेंगे वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। उसके बाद अपन बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ वगैरह से रिलेटेड बात करेंगे। और सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे कंडक्टेंस टर्म्स, चालकता के कौन कौन से पद होते हैं, उसको एक्सप्रेशन करने के रूल्स वगैरह क्या है, उन सबको अपन बात करने वाले। और लास्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन संचारण की बात करेंगे। ठीक है बात। चलो आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, बेसिकली क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो 2 टाइप के इंटर कन्वर्जन पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और दूसरा केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बात। तो सुने बात को, 2 टाइप के कन्वर्जन पढ़ने हैं। पहला कन्वर्जन जो है वो ये है, पहला कन्वर्जन जो है वो आपको ये है पढ़ना है कि स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को, जो अपना आप होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया है उसे बोलते हैं स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। तो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करना है? विद्युत ऊर्जा में। ये जो होता है स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इस टाइप के जो सेल को जो बोलते हैं अपन, जो सेल होगा इस टाइप का उसे बोला जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा सेल बोला जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल बोले मीन्स कौन सा सेल हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक तो ये बात हो गई। ठीक है बात। सेकेंड नंबर सुने, दूसरा क्या पढ़ना है कि विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करना है? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को पूर्ण करवा सके। ठीक है, तो मैंने 2 टाइप के इंटर कन्वर्जन बोले आपको। एक तो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करना है? विद्युत ऊर्जा में। तो सेल होता है विद्युत रासायनिक सेल। और एक विद्युत ऊर्जा को मतलब बाहर से बैटरी लगानी, वो किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में, जो क्या काम करेगी? अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या करवा सके? पूर्ण करवा सके। इस टाइप के सेल को जो है अपन क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। इस टाइप के सेल को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये बोलेंगे। तो अपन को बेसिकली 2 चीजें पढ़नी है। अब उनको पढ़ना है, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको आइडिया हो गया कि इस चैप्टर में अपन को मेनली 2 कन्वर्जन पढ़ने हैं, या तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करना है? रासायनिक ऊर्जा में। अस्वतः अभिक्रिया होती है तो उसको पूर्ण करवाने के लिए एक बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे पानी नीचे से ऊपर अपना आप नहीं जाता, अस्वतः अभिक्रिया है। तो अगर उसको पूर्ण करवाना है ना, तो आपको एक एक्सटर्नल वर्क डन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे पानी की मोटर लगा दो, तो ये अस्वतः अभिक्रिया थी।
पूरी नहीं हो रही थी, तो इसको पूरी करवाने के लिए मैंने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क की हेल्प ली है, और वो एक्सटर्नल वर्क डन कौन सा है, विद्युत ऊर्जा का है। आ रही बात समझ में? तो ये इस टाइप से आपको 2 इंटर कन्वर्जन पढ़ने हैं बेसिकली आपको कितने इंटर कन्वर्जन पढ़ने हैं इसके अंदर, 2 इंटर कन्वर्जन पढ़ने हैं। चलो अब अपन आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, समझे बात को। एक मैंने एक सेल लिया है, सेल क्या, ये कंटेनर लिया है ये इस टाइप से, और इसके अंदर एक मेटल की स्ट्रिप को रखा, ये मेटल की स्ट्रिप रख दी। इस मेटल की स्ट्रिप जैसे मैंने यहां पे कोई भी मेटल स्ट्रिप रखी एम, सॉलिड स्टेट में धातु की छड़ रख दी, इसको मैंने जो है, हाँ मैंने मेटल की एक स्ट्रिप ली है सॉलिड स्टेट में, तो मेटल की स्ट्रिप को जो है मैंने मेटल के आयन के सॉल्यूशन में रखा है ना, मेटल के आयन के सॉल्यूशन में रखा है। ये मेटल आयन का सॉल्यूशन है, मेटल आयन विलयन है। जैसे सुनना बात को, मान लो ये मेटल जिंक है, तो इसको ZnSO4 विलयन में रखूंगा, है ना। मान लो ये कॉपर है, तो इसे कॉपर सल्फेट में रखूंगा। मान लो अगर ये मैग्नीशियम है, तो इसे मैग्नीशियम नाइट्रेट में रखा, या MgCl2 विलयन में रखा। तो जो मेटल होता है उसी के आयन का विलयन होना चाहिए, जो मेटल होता है उसी के आयन के विलयन में उसको रखना है, ठीक है। ये मैंने रख दिया। दो मैंने बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो इसका मतलब इसकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये सेल कौन सा बनेगा, विद्युत रासायनिक सेल। आगे बताएंगे, अभी बनेगा नहीं पूरा, सुने बात को। धातु जो होता है उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, या फिर धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। मैं 2 चीजें बोल रहा हूं, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, दोनों चीजें। मैंने अभी ये माना कि धातु आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, लूज करने वाला है। ये मेटल सॉलिड था, इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए। जैसे ही अगर ये n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस कंडीशन में ये m+n बन जाएगा, और जैसे ही आयन बनेगा तो वो कहां पे चला जाएगा, विलयन में। तो इसका मतलब ये विलयन में जाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा होने लग जाएंगे। ये लो इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा हो गए, ठीक है। ऐसा होता रहेगा तो इनके बीच में क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो धातु ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो m+n आयन बना और एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। अब बात ढंग से सुनना, यहां जो ये सॉल्यूशन है वो इस धातु के सापेक्ष पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये विलयन जो है वो इस धातु के सापेक्ष धनावेशित हो गया, जबकि ये धातु की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो गई। कैसे होगी ऋणावेशित, इसके ऊपर अभी तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट है ना, ठीक है। पहले सुनना बात को, इस मेटल आयन में मैंने मान लिया ZnSO4 होता था, तो एक Zn+2 था, एक SO4-2 था। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जैसे इस सॉल्यूशन में आया तो एक Zn+2 बढ़ गया, तो अब पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +4, और नेगेटिव -2, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया, +2। और पहले ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा था, 0, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। एक पॉजिटिव लेयर बन रही है, एक नेगेटिव लेयर बन रही है, आवेश का पृथक्करण हो गया। जब भी आवेश का पृथक्करण होता है तो विभवांतर या विभव उत्पन्न होता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। उसी अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। तो सुने बात को, कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी मेटल स्ट्रिप को मेटल आयन सॉल्यूशन में रखा जाए, मेटल आयन विलयन में रखा जाए, तो धातु
विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है एवं आवेश का पृथक्करण होता है। आवेश पृथक्करण के कारण उत्पन्न विभव को, आवेश पृथक्करण के कारण उत्पन्न विभव को, के कारण उत्पन्न विभव को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को धातु आयन विलयन में रखा जाए तो धातु विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है एवं आवेश का पृथक्करण होता है। आवेश पृथक्करण के कारण उत्पन्न विभव को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। यहां पे एक विभव डेवलप होगा जिसे अपन क्या बोलेंगे, ई। इसे क्या बोलेंगे, ई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो एक विभव उत्पन्न हो गया जिसे अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। तो सिंपल सी बात है कि जब मैंने किसी धातु की छड़ को उस धातु आयन के विलयन में रखा तो धातु उस छड़ के सापेक्ष जो होगा वो या तो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। तो देखो ये अगर नेगेटिव प्लेट बनी, ये पॉजिटिव प्लेट बनी, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। आवेश पृथक्करण के कारण विभव उत्पन्न होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन के कारण उत्पन्न विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, तो अब सुने बात को, यहां तक समझ में आ गया इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ये ई ओपी बोलूंगा। ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का, ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन का। ठीक है, सुनना बात को, मैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। पूरी केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण जहां पे होता है, ऑक्सीकरण जहां पे होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, और जहां पे अपचयन होता है उसे क्या कहता है, कैथोड कहते हैं। कैसा भी सेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पे ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड बोलते हैं, जहां पे अपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जहां पे ऑक्सीकरण उसको एनोड, जहां पे अपचयन उसको कैथोड। बात आ रही समझ में, बोलो। ऑक्सीकरण जहां पे होता है उसे एनोड बोलते हैं, अपचयन जहां पे होता है उसको क्या बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। अब सुनिए बात को, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में इसका मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेसिंग होगी तो देखो ये मेटल हो गया सॉलिड, इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इक्विलिब्रियम बना m+n आयन का, ये इसमें होगा। और इलेक्ट्रोड विभव जो आएगा उसे बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। क्या, सुने बात को, धातु की छड़ घुल के किस में जा रही है, m+n में। इसका मतलब ये धातु की छड़ ऐसे आती रहेगी बार बार, तो कुछ मास जो होगा इस धातु की छड़ का क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि ये घुल के किस में जा रहा है, विलयन में। तो पहला पॉइंट ये बोल दूं, धातु छड़ का द्रव्यमान कम होगा, धातु छड़ का द्रव्यमान डिक्रीज होगा, कम होगा। सेकेंड नंबर, धातु आयन की सांद्रता, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है भैया बताओ। धातु आयन की जो सांद्रता होती है, सुनना बात को ढंग से, धातु आयन की सांद्रता होती है आयन के मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल क्या हो रहे हैं, धातु आयन के बढ़ रहे हैं ना, Zn+2 इसके अंदर आता जाएगा, धातु आयन के मोल बढ़ेंगे, धातु आयन के मोल बढ़ेंगे, वॉल्यूम वो का वो है तो सांद्रता बढ़ेगी। थर्ड नंबर पॉइंट,
इलेक्ट्रोड जो होगा ऑक्सीकरण हुआ है तो इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। मजेदार बात सुनो, एनोड देखें, इस एनोड जो है ये रहा एनोड है, ये एनोड जो है वो इस धातु आयन के सापेक्ष कैसा चार्ज है, देखो धातु आयन विलयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रोड जो होगा, एनोड जो होगा वो ऋणावेशित होगा, कैसा होगा, ऋणावेशित होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। बस एक अगर आपको याद हो गया है तो दूसरा इसका जस्ट रिवर्ट हो जाएगा। रिवर्ट कौन सा, अपचयन का इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में क्या करोगे, m+n रखना है, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन दे देना तो m सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। उसमें धातु छड़ का द्रव्यमान बढ़ेगा, धातु आयन की सांद्रता कम होगी और इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। बात क्लियर सारी, बोलो। ये बातें हो गई सारी किसकी, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, ठीक है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, सारी बात क्लियर। चलो अब आगे, चलो नेक्स्ट बात देखिए। नेक्स्ट बात देखिए, सुने बात को, सुनो सुनो भैया इधर देखो। नेक्स्ट बात देखना, इलेक्ट्रोड विभव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड विभव निम्न पर निर्भर करता है। पहला, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड लिया कैसा है उसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। सेकेंड नंबर, सांद्रता पर, अगर गैस आ रहा है तो दाब पर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड नंबर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, तापमान पर। तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या है, सांद्रता क्या है और टेम्परेचर। हाँ, अगर कहीं पे गैस आ गई तो उस कंडीशन में दाब पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो बेसिकली इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करने वाला है इलेक्ट्रोड की प्रकृति, सांद्रता और टेम्परेचर। ठीक है बात, चले आगे भैया, बोलो। चलो आगे बात करते हैं, आगे सुनना बात को। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, दो न्यूमेरिकल के लिए मैं अभी तो आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, इन्हीं पॉइंट्स का आगे यूज करना पड़ेगा आपको। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसको बोला जाता है ई नॉट से, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ई नॉट से। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जब तापमान 298 केल्विन हो, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हो, सांद्रता 1 m हो और अगर दाब है तो 1 बार हो, उस कंडीशन में तब इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो किसके बराबर होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव के। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं 298 केल्विन और 1 m सांद्रता पर किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव जो होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, ई नॉट होगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि इस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है, तो इसका मतलब ये है कि उसको मेजरमेंट कहां पे किया गया, 298 केल्विन पर, सांद्रता 1 m पर और दाब 1 बार पर। बात क्लियर, चले आगे। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात हुई। हाँ, IUPAC ने ये कंसीडर कर रखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो अपचयन विभव को माना जाएगा।
IUPAC के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव को माना जाता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको माना जाएगा? अपचयन विभव को माना जाता है। बात क्लियर सारी यहां तक? ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात सुने, नेक्स्ट बात सुने। इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव या मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे आगे मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करे। अगर आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका विभव जो है ये इंटेंसिव है ना, तो इसका मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर जैसे मैंने सपोज करो, अगर ऐसा लिखा, जैसे सपोज करो ये ऐसा लिख दिया, Zn+2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है और Zn बना रहा है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो E0 माइनस में 0.76 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 टाइम्स Zn+2 है प्लस 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन है, 2 टाइम्स Zn है, तो बताओ E0 कितना आएगा। अगर ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसा पूछ लिया जाए E0 कितना आएगा, तो अपना बेसिकली आंसर क्या होगा? अपना आंसर होना चाहिए अभी भी ये कितना आएगा, इतना ही आएगा। अभी भी आंसर क्या आएगा? माइनस में 0.76 वोल्ट ही आएगा। क्यों? कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 2 से गुणा करो, 2 से डिवाइड करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन चीजों का ही तो अपन को ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट किया था सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, सारी बात हो गई। ठीक है, अब आइएगा आगे बात स्वतः अभिक्रिया की, स्वतः अभिक्रिया की शर्त क्या होगी। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मेरे को बेसिकली तो जो है ना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेफरेंस में बात करनी है। मेरे को बेसिकली किसके रेफरेंस में बात करनी है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन चलिए अपन बात पूरी कर लेते हैं कि कहां से कहां क्या बातें हुई है स्वतः अभिक्रिया की शर्त में, सारी एक साथ रख देता हूं। आपने पहले पढ़ तो रखा ही है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अगर कोई अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए तो उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि डेल्टा जी सिस्टम का जो होना चाहिए ना, निकाय का, वो ऋणात्मक होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अपन ने सरफेस में भी पढ़ा था, डेल्टा जी सिस्टम क्या होना चाहिए? लेस देन 0। सेकेंड नंबर, डेल्टा एस टोटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। थर्ड नंबर कंडीशन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये भी पढ़ाया था। फोर्थ नंबर पॉइंट, उसका केसी जो होना चाहिए वो क्यूसी से ज्यादा होना चाहिए, तब भी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। केसी क्या होना चाहिए? क्यूसी से ज्यादा। अब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि कैसे क्या होगा, तो उसके लिए मैं एक बात आपको बताने वाला हूं। सेल के वोल्टेज के टर्म्स में क्या होगी? अपन तो पढ़ रहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में क्या होगा, तो सुने। एक थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला यूज आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू, डेल्टा जी बराबर माइनस का डब्ल्यू। फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि विभव जो होता है वो इकाई आवेश को अनंत से लाने में क्या गया कार्य होता है। विभव जो होता है इकाई आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य होता है। तो V इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू क्यू। V क्या है? विभव है। मैं केमिस्ट्री में विभव को तो E से लिखता हूं, इंटू क्यू। अपन ने मूल में पढ़ा था एक मूल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1 फेराडे। मैंने मान लिया n मूल इलेक्ट्रॉन का आवेश है, n मूल इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये। अगर ये n मूल इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो ये n फेराडे होना चाहिए फिर तो।
होना चाहिए ना, एन फेराडे। अगर ये एन फेराडे होगा भैया तो देखिए W इज इक्वल टू ये E इंटू इसकी जगह NF, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, NFE हो गया। बोलो E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वैल्यू यहां पे पुट करे तो डेल्टा G बराबर क्या हो गया, डेल्टा G बराबर माइनस का NFE, E को लिख देता हूं E सेल। ये एक रिलेशन आ गया, डेल्टा G बराबर माइनस का NFE सेल, ये एक रिलेशन आ गया। N नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है N, ठीक है। F फेराडे है 96500 जिसकी वैल्यू होती है, मोल में अपन डिस्कस कर चुके हैं। E सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब सुनना बात को, अगर ये सब कुछ है तो अगर मेरे को डेल्टा G स्वतः अभिक्रिया होगी तो डेल्टा G क्या रखना है, नेगेटिव। ये नेगेटिव रखना है तो नेगेटिव तो आगे आ गया, इसका मतलब ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। N पॉजिटिव होता है 1 2 4, F 96500 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब E सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्वतः अभिक्रिया के लिए, स्वतः अभिक्रिया के लिए E सेल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये लो, ये कंडीशन आ गई। तो किसी स्वतः अभिक्रिया के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो स्वतः अभिक्रिया के लिए फर्स्ट कंडीशन है डेल्टा G सिस्टम लेस देन 0 होना चाहिए, डेल्टा S टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, और Kc जो है वो Qc से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बात क्लियर। पांचवी कंडीशन जो है वो ये है, डेल्टा G किसके बराबर होना चाहिए था, माइनस W के, W आया NFE के बराबर, तो डेल्टा G आ गया माइनस का NFE सेल। तो अगर ये स्वतः अभिक्रिया होनी चाहिए तो इसका E सेल ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। बात क्लियर सारी, ओके, यहां तक समझ में आया। ये आपका देखो, अब इसका मतलब E सेल पॉजिटिव होगा तो ये अभिक्रिया स्वतः होगी, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। चलो मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा। सुनना बात को अच्छे से। अगर मैंने आप लोगों को ऐसा दिया, सुने बात को, अगर मैंने ऐसा दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये रिएक्शन दे रखी है, Li++ इलेक्ट्रॉन लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है, इसका वोल्टेज E0 माइनस का 3.05 वोल्ट है। आपसे पूछा ये अभिक्रिया स्वतः है क्या, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि E सेल होना चाहिए पॉजिटिव, E सेल पॉजिटिव है ही नहीं, E सेल इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये अभिक्रिया अस्वतः है। मैं इससे पहले आपको एक चीज और बता रहा हूं, इससे पहले एक चीज और बताना चाह रहा हूं। देखिए क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर एक ही सेल हो, सेल कौन सा हो, एक ही हो, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर तो होता है, लेकिन साइन में अपोजिट होता है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल पॉइंट है। सेल एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं जिंक का ऑक्सीकरण विभव लो और कॉपर का अपचयन विभव लो, नहीं बैठेगा। फिर जिंक का ही ऑक्सीकरण विभव होना चाहिए, Zn+2 का ही कौन सा होना चाहिए, अपचयन विभव होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि इसका E Zn से Zn+2 का है, इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो ये बराबर आएगा किसके, Zn+2 से Zn वाले के माइनस साइन के साथ। ये अपचयन विभव हो गया, ये ऑक्सीकरण विभव हो गया, ठीक है बात। ये ऑक्सीकरण विभव आएगा और ये अपचयन विभव आएगा, ये इसके बराबर आएगा। हाँ तो देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा, लेकिन साइन में कैसा होगा, अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं होगा एक कॉपर होगा और एक जिंक ले लो, नहीं, दोनों स्पीसीज होनी सेम चाहिए, ये बात ध्यान रहे। एक साइड में होगा Zn से Zn+2 तो दूसरी साइड में होगा Zn+2 से Zn। बात क्लियर। अब सुने, अब उस वाले एग्जाम्पल पे आओ, उस वाले एग्जाम्पल पे आओ। अब वापस अगर मैंने ऐसा लिखा, अब मैंने अगर ऐसा लिखा क्या कि Li+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर Li में कन्वर्ट हुआ तो E0 जो है वो आया माइनस में 3.05 वोल्ट आया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया अस्वतः है क्योंकि इसका वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव,
अस्वतः अभिक्रिया, क्योंकि इसका वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव है। अब सुनना बात को, अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्ट किया तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण हो गया, तो इसका ई नॉट क्या हो जाएगा, प्लस का 3.05 वोल्ट। अभिक्रिया क्या हो गई, स्वतः। ये अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः अभिक्रिया होगी। इसका मतलब लिथियम Li प्लस में कन्वर्ट होना चाहता है, इसका मतलब लिथियम Li प्लस में कन्वर्ट होना चाहता है। ये क्या अभिक्रिया है, स्वतः अभिक्रिया है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली आपको आइडिया रहे। ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को देखते ही आपको मालूम चल जाना चाहिए ये अभिक्रिया अस्वतः है। इसका रिवर्ट रिएक्शन जब होगी तो इसका वोल्टेज आएगा प्लस का 3.05, तो वो रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, पॉसिबल होगी। बात क्लियर? तो अभिक्रिया स्वतः अस्वतः मालूम चल गया। अब सुने बात को, एक और एग्जांपल समझिएगा बात। अगर जैसे मान लो ये एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, ठीक है, या ऐसे ले लो, ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बन गया ए प्लस, और एक बी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बन गया बी प्लस, ठीक है। इसका वोल्टेज आया 3 वोल्ट और इसका वोल्टेज आया 2 वोल्ट। दोनों अभिक्रिया स्वतः है, दोनों अभिक्रिया स्वतः है, दोनों अभिक्रिया स्वतः है, परंतु आपको करवानी एक ही है, परंतु एक ही करवानी है, तो कौन सी होगी, तो वो अभिक्रिया होती है जिसका डेल्टा जी हाईएस्ट नेगेटिव हो, या फिर वो अभिक्रिया होती है जिसका ई सेल हाईएस्ट पॉजिटिव हो। या तो डेल्टा जी हाईएस्ट नेगेटिव हो या फिर ई सेल हाईएस्ट पॉजिटिव हो। तो हाईएस्ट पॉजिटिव किसका है, ये वाला, तो ए से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ए प्लस बनेगा, ये अभिक्रिया स्वतः होगी, ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी। इसका रीजन, इसका वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव में ज्यादा है। तो अगर दो अभिक्रिया दे रखी है, कंपटीशन होना है और उसमें से एक ही होना है, ठीक है, अगर एक ही रिएक्शन होनी है तो वो रिएक्शन करवाओ जिसका ई नॉट सेल पॉजिटिव में क्या हो, ज्यादा हो। समझ में आई बात? ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में ज्यादा होना चाहिए। बात क्लियर सारी? ये मैंने आपको फ्रेम बनाया है अभी तक, स्वतः अभिक्रिया की शर्त वगैरह क्या है, ये सारी बात अपनी हो गई। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लेके मैंने सारी बातें बता दी जो काम काम के आने वाले पॉइंट है। अब अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, देखो हेडिंग लगाओ, विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। पॉइंट फॉर्मेट में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, काम क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। उसे क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे कौन सा सेल बोलते हैं अपन,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। देखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, ये इस टाइप से, यहां एक इलेक्ट्रोड रखा, इधर भी एक इलेक्ट्रोड रखा इस टाइप से। जैसे ये मान लो जिंक का है, मैं मेरे मन से नहीं रखता हूं, आगे बताऊंगा। ये जिंक है, धातु की छड़, इसको अपन को किस में डीप करना है, ZnSO4 सोल्यूशन में। ये लो, ये कॉपर की छड़ ले ली, इसको किस में डीप करना है, कॉपर सल्फेट में। ठीक है, अच्छा पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन आके अटक जाते थे, मैंने इस बार क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया और यहां पे लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया मैंने, ये गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया है कि गैल्वेनोमीटर दो जगह काम आता है। क्या, एक तो धारा का परिमाण तो बताता ही है, मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही बताएगा, साथ में डायरेक्शन और बताता है। अमीटर लगाता है ना तो आपको एक दिक्कत हो जाती है, अमीटर सिर्फ क्या करता है, मैग्नीट्यूड बताता, दोनों चीज नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर दोनों चीज बताता है, डायरेक्शन तो बताएगा ही बताएगा, साथ में मैग्नीट्यूड और बताएगा। आई बात समझ में। चलो अब सुनना बात को, ये कॉपर हो गया, ये जिंक की रॉड हो गई। मैंने अभी सर्किट कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो ये यहां तक हो गया, अभी इनर सर्किट कंप्लीट करना है। तो मैंने इनर सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक इस टाइप से यूट्यूब लगा दी, जिसे अपन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। ठीक है, अब सुने बात को, सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु लग गया। ठीक है, अब यहां पे ढंग से बात सुनना, मैं दो वोल्टेज लिख देता हूं जिससे आपको आइडिया रहे पहले। ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो इसमें से स्वतः अभिक्रिया कौन सी हुई, इसका मतलब इसका अपचयन होना चाहिए। ठीक है, चलो ये अभिक्रिया स्वतः है क्या, नहीं, ये नहीं है, तो ये अभिक्रिया कैसे होगी फिर, सही बात है, बोलो ऐसे ही होगी फिर तो, हाँ ऐसे ही होगी। तो सुने बात को, जिंक का तो होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर +2 का होगा अपचयन। तो जिंक का जैसे ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होते ही वो Zn+2 बनेगा, और Zn+2 का है सॉल्यूशन में, क्या रिलीज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से यहां पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर +2 था, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जैसे ही गेन करेगा तो कॉपर सॉलिड बनेगा, और कॉपर सॉलिड तो ऐसे, कॉपर सॉलिड तो ऐसे, बोलो ये यहां पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे, यही बात हुई। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो किया है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो ऐसा आएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बोलो ठीक है बात। ये जो है वो देखो, अगर मैंने यहां पे करंट फ्लो होने लगी, मैंने बाहर से कुछ काम किया क्या, नहीं, मैंने तो दोनों इलेक्ट्रोड को एक कॉपर के वायर से कनेक्ट किया, एक धातु के वायर से कनेक्ट किया, तो देखो इसके अंदर करंट फ्लो होने लग गई, तो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन देखता हूं मैं, ऑब्जर्वेशन क्या आया, सेकंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट की बात करता हूं, जब इलेक्ट्रोडों को धात्विक तार से आपस में जोड़ा जाता है, तो आपस में जोड़ा जाता था तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, देखो
3 ऑब्जर्वेशन मिलने वाले हैं। फर्स्ट, जिंक छड़ का द्रव्यमान कम होता जाएगा और कॉपर छड़ का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। सेकेंड नंबर ऑब्जर्वेशन, ZnSO4 की सांद्रता बढ़ेगी और कॉपर सल्फेट की सांद्रता घटेगी। और थर्ड नंबर पॉइंट, परिपथ में धारा जो है कॉपर से जिंक की ओर जाएगी, कॉपर रोड से जिंक की तरफ जाती है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ, ये बात आएगी। ये ऑब्जर्वेशन आपको मिल गए। जब इलेक्ट्रॉनों को धात्विक तार से आपस में जोड़ा जाता है तो जिंक छड़ का द्रव्यमान कम होगा, कॉपर का बढ़ेगा, ZnSO4 की सांद्रता बढ़ेगी, कॉपर सल्फेट की सांद्रता कम होगी और परिपथ में धारा जो है वो कॉपर स्ट्रिप से जिंक स्ट्रिप की तरफ जाएगी। ठीक है, ये जिंक जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनोड। इसका नाम क्या होगा? एनोड होगा। एनोड, ये देखो मैंने ऐसे लिखा है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देखिए, कैथोड। ये होगा कैथोड। मैंने ऐसे वर्टिकल नाम लिखा है एनोड, और ये होगा क्या? कैथोड। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। तो जब भी अगर मैंने, देखो, ये सेल बन गया, पूरा डिजाइन हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग गई। ठीक है बात? चले अब आगे। अब अपन बात करते हैं, इसमें एक आया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है और उसका फंक्शन वगैरह क्या होंगे? ठीक है, सी नंबर बात करते हैं, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। मैं काम के पॉइंट ही इसके अंदर लिखवाऊंगा, बाकी बोल रहा हूं वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज होता क्या, लवण सेतु होता क्या? सुने बात को। लवण सेतु जो है वो एक यू आकार की नली है जो इन्वर्टेड होती है। यू आकार की इन्वर्टेड ट्यूब है। कैसी है? यू आकार की इन्वर्टेड ट्यूब है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा करके रखी हुई है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, पहला पॉइंट तो। ठीक है, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, अक्रिय विद्युत अपघट्य होता है। अक्रिय विद्युत अपघट्य होता है। अक्रिय विद्युत अपघट्य होगा जो जिलेटिन विलयन या अगार अगार बोलते हैं समुद्री काई को, के विलयन में होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसमें होगा? जिलेटिन विलयन या अगार जो समुद्री काई होता है उसमें होता है। ठीक है बात? ये होता है लवण सेतु। तो लवण सेतु बेसिकली इन्वर्टेड यू ट्यूब है। क्या है? इन्वर्टेड यू ट्यूब है, जिसमें क्या भर रखा होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर रखा होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसमें होता है? जिलेटिन विलयन या अगार के सॉल्यूशन में। अब इसके फंक्शन देखो, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसका कार्य क्या होगा, फंक्शन क्या होगा? ठीक है, पहला कार्य ये है इसका कि ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। किसको कंप्लीट करेगा? इनर सर्किट कंप्लीट करता है, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। ये आंतरिक परिपथ है, ये बाह्य परिपथ है। बाह्य परिपथ किसके द्वारा पूर्ण होता है? धात्विक तार के द्वारा। आंतरिक परिपथ किसके द्वारा पूर्ण होता है? सॉल्ट ब्रिज द्वारा। ये किसका फ्लो करवाता है? आयन का फ्लो करवाएगा, क्योंकि इसके अंदर KClO3 होगा, KCl होगा, KNO3 होगा, अमोनियम नाइट्रेट होगा, KNO3 होगा। तो ये किसका फ्लो करवाता है? आयंस का फ्लो करवाएगा। तो इनर सर्किट कंप्लीट किसके द्वारा? आयनों के प्रवाह के द्वारा। आयनों के प्रवाह द्वारा, आयनों के प्रवाह के द्वारा इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। आउटर सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट जो होता है धात्विक तार के द्वारा पूर्ण होता है, और वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा क्या होता है? पूर्ण होता है। एक्सटर्नल में कौन चलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन चलेंगे? आयन। एक तो ये। सेकेंड नंबर,
इसको एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं, इसको कैथोड कंपार्टमेंट बोलते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। कैसे रखेगा विद्युत उदासीनता? इसके अंदर जो होता है ना वो KClO3 होगा या KNO3 होगा, तो ये K प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। अब जैसे ही इसके अंदर Zn+2 आयन एक्स्ट्रा है, उसी टाइम वो Cl ऐसे आ जाएंगे। इसके अंदर दो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो इधर दो पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो दो हैंड टू हैंड Cl आ गए, तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल। इधर दो पॉजिटिव चार्ज कम हो गए तो उसी टाइम दो K प्लस आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज इतना कम हुआ वापस आ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल। दोनों इलेक्ट्रोड की विद्युत उदासीनता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पॉइंट, सुने बात को ढंग से। अगर आपने नहीं लगाया, अगर आपने नहीं लगाया तो क्या होगा, मैं नहीं लगाया तो क्या होगा, अगर आपने सॉल्ट ब्रिज काम में नहीं लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में सेल की वर्किंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद में सेल की वर्किंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी, सुनना बात को। ये जैसे ही Zn ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn+2 बन गया, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, फिर वापस Zn+2 बना, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर Zn+2 बना, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अब अगली बार, चौथी बार जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो Zn+2 आयन सॉल्यूशन में इतना है कि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो ही नहीं होने देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो नहीं हुआ तो करंट फ्लो होगी क्या, नहीं, तो इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। फोर्थ नंबर पॉइंट, नई काम में लिया तो समझ में आ गया ना। और फोर्थ नंबर पॉइंट, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, द्रव द्रव संधि विभव जंक्शन पोटेंशियल को रोकता है, प्रिवेंट करता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, कैसे, अगर ये नहीं काम में लोगे तो दो लिक्विड आपस में कांटेक्ट में होंगे। अगर दो लिक्विड अगर आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उन दोनों, इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, तो एक विभवांतर डेवलप हो गया, तो उस पट्टी पर एक नया विभव डेवलप होगा जिसे अपन क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसको भी ये क्या करता है, स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है बात, ये बेसिकली इसके फंक्शन हो गए। जो आपने इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी शर्त क्या है, सी वाला पॉइंट ही चल रहा है। सॉल्ट ब्रिज में अक्रिय विद्युत अपघट्य की शर्त क्या होनी चाहिए, सॉल्ट ब्रिज में अक्रिय विद्युत अपघट्य ले रहे हो उसकी शर्त क्या होनी चाहिए। उसकी एक ही शर्त है कि आयनों की गतिशीलता जो होनी चाहिए, आयनों की गतिशीलता जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान हो। मतलब धनायन की गतिशीलता जो है वो किसके बराबर हो, ऋणायन की गतिशीलता के बराबर हो। और दूसरा जो है वो आयन जो है, आयन जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ अभिक्रिया नहीं करे, आयन जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ अभिक्रिया नहीं करे। दो ही तरीके, एक तो आयनों की गतिशीलता सेम हो और दूसरा आयन जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ गति नहीं करने चाहिए, तो उसी को अपन सॉल्ट ब्रिज में काम में लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ KNO3 को काम में लेते हैं सॉल्ट ब्रिज में, उसका रीजन क्या है, K प्लस और नाइट्रेट आयन दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, धनायन और ऋणायन की गतिशीलता क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है बात क्लियर सारी। सी पॉइंट तक आ गए अपन। होता क्या है, धात्विक तार, अगर धात्विक तार जोड़ा तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसके फंक्शन की बात होगी। चलो आगे बात करते हैं। हाँ चल यही रहा है, कल आते ही अपन को न्यूमेरिकली करने होंगे बस।
चलो आगे देखो, आगे देखो भैया, डी नंबर पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। एक काम करो, पहले सेल रिएक्शन लिख देते। चलो, सेल अभिक्रिया क्या होगी, डी नंबर पॉइंट, सेल रिएक्शन। दो जगह हुई, एक तो एनोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बना लिया, Zn+2। बट अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो तो सेल रिएक्शन हमेशा जरूर लिखे, है ना, न्यूमेरिकल कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो कैथोड पे बात करूंगा तो कॉपर+2 अपचयन होता है, ये एक्वस में था, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में, ये हो गया सॉलिड में। नेट सेल रिएक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल होना चाहिए, ये एक्वस में है, ये एक्वस में है। अगर आपको इसका Q लिखने का बोलेगा तो Q क्या हो जाएगा, इसका Q क्या हो जाएगा, Zn+2 की सांद्रता अपॉन कॉपर+2 की सांद्रता, ये होगा QC जो भी है, तो ये सेल रिएक्शन हो जाएगी। बात क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं ई नॉट सेल की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। देखो, दो कंपार्टमेंट थे, एक तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था और इधर हो रहा था रिडक्शन, यही बात है ना, एक साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक साइड में रिडक्शन हो रहा था। तो सुने बात को, ई नॉट सेल जो होगा, स्टैंडर्ड वोल्टेज की बात चल रही है, एक साइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। मैं तो हर बार यही फॉर्मूला काम में लूंगा न्यूमेरिकल्स में, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। अब आपको मालूम है कि ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन के वोल्टेज को रिडक्शन का वोल्टेज लिख सकते हो माइनस लगा के, ठीक है, लेकिन ये हो का रहा था ऑक्सीडेशन एनोड पे, तो ये एनोड का ले लिया, प्लस ये ई नॉट रिडक्शन कहाँ है, कैथोड का, ये लो कैथोड का ले लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट सेल बराबर माइनस का ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड, और कुछ भी नहीं बोला तो वो अपचयन का विभव अपने आप ही कंसीडर हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब आप ये सोचोगे ये दोनों तो बराबर है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, नहीं, ये जिंक का था, ये कॉपर का है, तो ये तो वैल्यू बराबर होगी नहीं कभी। तीसरा तरीका देखिए, ई नॉट सेल बराबर, कैथोड किधर होता है, राइट हैंड साइड में, तो ई नॉट राइट माइनस एनोड किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये लो, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये फॉर्मूले हो गए 3। अपन बेसिकली इस वाले फॉर्मूले को काम में लेंगे, ई नॉट सेल जो होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सारी, न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ई सेल की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। अपन ने थर्मोडायनेमिक्स क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये पढ़ा था। डेल्टा जी की जगह में मैंने माइनस का एन एफ ई सेल लिख दिया, इसकी जगह मैंने माइनस का एन एफ ई नॉट सेल लिख दिया, प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस पे क्यू लिख दिया। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लिया था कॉमन, तो ये आ गया यहाँ पे। तो ई सेल बराबर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, सब वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये आएगा अपॉन में एन लॉग 10 बेस पे क्यू। इसी को अपन क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। ई नॉट सेल ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू ये रहा, एन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बराबर दिखने चाहिए, नहीं दिखते तो बराबर करने पड़ते हैं, ठीक है। जी पॉइंट एक और देख लो, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। सुनना बात को,
सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है लॉन के थ्रू। किसके थ्रू? लॉन के थ्रू। लॉन का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड में रखना है आपको, एल का मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में उसको रखना है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। अपन को मालूम है ऑक्सीडेशन जहां पे होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और एनोड कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। पहली बात तो ये, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिवली चार्ज। तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज रहेगा। पहली बात ये, ठीक है। सोल्ट ब्रिज को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ये पहला पॉइंट हो गया इसका। सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करोगे डबल लाइन के थ्रू। जब भी अवस्था परिवर्तन हो, फेज कन्वर्जन हो, तो आपको लिखना है एक खड़ी लाइन, ठीक है। ये बात पे ध्यान रखनी है, ठीक है। सोल्ट ब्रिज, अवस्था परिवर्तन, ठीक है। और अगर एक ही विलियन में सेम स्पीसीज है, मतलब एक ही प्रावस्था में, एक ही विलियन में, इनका यूज करना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक ही विलियन में समान प्रावस्था में स्पीसीज हो, समान प्रावस्था में स्पीसीज हो तो कोमा लगाया जाता है, ठीक है बात। बस इन बातों का कुछ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन बातों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स बनेगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, फिर कंसंट्रेशन सेल और फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इन सब के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहां तक करना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे। थैंक यू।